आज आप सुनने वाले हैं एक ऐसी भयावह और दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी किसी अजनबी की परछाई देखी है जो अचानक गायब हो जाए? या फिर क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपकी पीठ पीछे आपको देख रहा हो? अगर ऐसा हुआ है तो क्या आप जानते हैं कि यह सब क्या हो सकता है? क्या यह सिर्फ आपकी कल्पना है या सचमुच कुछ और हो सकता है? प्यारे दोस्तों, आप हमारी कहानी कहां से देख रहे हैं? अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली बार मैं आपके नाम को वीडियो में जरूर लूंगा। और हां, कमेंट करके हमें यह भी बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। क्या आप भी कभी ऐसी डरावनी घटना का सामना कर चुके हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की कहानी जितेंद्र सिंह भाई और उनके खलासी की है, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और एक ट्रक ड्राइवर हैं। उनके साथ एक ऐसा भयावह हादसा हुआ जिसे वह आज तक नहीं भूल पाए। इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। जितेंद्र भाई का यह किस्सा आपसे आज साझा करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप इसे दिल से सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि आप रात के अंधेरे में अकेले सफर करते हुए अचानक से घबराहट महसूस करने लगे हों, और अगर आपने किसी अजनबी को देखा हो जो आपको देखकर गायब हो जाए? क्या यह सिर्फ आपका डर था या कोई और वजह थी? अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। यह घटना आपको भी घेर सकती है और क्या पता अगला शिकार आप ही हो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी डरावनी कहानियां लेकर आते रहें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। मैं और मेरा खलासी सुरेश ट्रक लेकर बिलासपुर से रायपुर की ओर जा रहे थे। समय रात के करीब 10 बजे का था। आसमान में बादल घने थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी ने सड़क को गीला कर रखा था। यह एक ऐसा समय होता है जब ट्रक ड्राइवरों की आंखों में नींद के बावजूद गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी होती है। हमारे ट्रक में सीमेंट के बोरे लदे हुए थे, जिन्हें रायपुर के गोदाम में डिलीवर करना था। काम का दबाव ऐसा था कि बारिश हो या तूफान, हमें समय पर पहुंचना जरूरी था। सुरेश ने रेनकोट पहन रखा था और खिड़की से बाहर झांकते हुए सड़क की स्थिति पर नजर रखे हुए था। मैं स्टीयरिंग थामे धीमी गति से ट्रक चला रहा था। बारिश की बूंदें विंड स्क्रीन पर गिर रही थीं और वाइपर उसे साफ करने में जुटे थे। सड़क सुनसान थी। केवल दूर दूर तक कुछ ट्रकों की हेडलाइट्स दिख रही थीं। माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने रेडियो चालू किया ताकि सफर थोड़ा हल्का हो जाए, लेकिन आवाज साफ नहीं आ रही थी। सुरेश ने मुझसे कहा, भाई जितेंद्र, ये बारिश अगर तेज हो गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी ये रास्ता ज्यादा अच्छा नहीं है। मैंने उसकी बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, अरे डर मत, हमारे पास समय पर पहुंचने के अलावा कोई चारा नहीं है। सड़क के किनारे घने जंगल थे और बीच बीच में कच्चे रास्ते दिखाई दे रहे थे। यह रास्ता छोटा था, लेकिन इसमें जोखिम ज्यादा था। मैंने गियर बदला और ट्रक की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। चारों ओर घुप अंधेरा था। सड़क की स्थिति खराब होने लगी थी और हमें बेहद ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ रही थी। अचानक सामने सड़क पर एक परछाई नजर आई। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। क्या हुआ? सुरेश ने घबराते हुए पूछा। सामने कुछ था, कोई आदमी या शायद जानवर। हमने ट्रक रोका और बाहर उतरकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल सड़क और बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। सुरेश ने कांपती आवाज में कहा, भाई यहां कुछ गड़बड़ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम्हारे मन का वहम होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगे, लेकिन मेरा मन भी अब अस्थिर होने लगा था। कुछ दूर चलते ही हमें सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और वह भीग रही थी। भाई, उसे यहां इस हालत में अकेले मत छोड़ो, सुरेश ने कहा। मैंने ट्रक रोका और खिड़की से झांक कर पूछा, आप यहां इस वक्त अकेले क्या कर रही हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस ट्रक की तरफ देखती रही। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि एक बार देखने के बाद नजर हटाना मुश्किल हो रहा था। मैंने सोचा शायद उसे मदद की जरूरत हो। आइए, आपको रास्ते में कहीं छोड़ देंगे, मैंने कहा। वह धीरे धीरे ट्रक के अंदर आ गई और हमारे ठीक पीछे बैठ गई। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। मैंने उसे एक तौलिया दिया जो हमारे पास हमेशा रहता था। सुरेश ने धीरे से मेरे कान में कहा, भाई
ये औरत कुछ अजीब लग रही है। अजीब कैसा? मैंने पूछा। उसकी आंखें और उसकी चुप्पी मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैंने सुरेश को डांटते हुए कहा, तू हमेशा बेवजह डरता रहता है, शायद वह डरी हुई है, उसे आराम करने दे। ट्रक ने फिर से रफ्तार पकड़ ली, लेकिन माहौल में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। महिला ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। मैं बार बार पीछे पलटकर उसे देखता, लेकिन वह चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। करीब आधा घंटा बीत गया। तभी अचानक उसने धीमी आवाज में कहा, यह रास्ता ठीक नहीं है, आगे मत जाओ। मैंने ट्रक रोक दिया और उसकी ओर पलटकर पूछा, आपको क्या पता इस रास्ते के बारे में? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस नीचे की ओर देखने लगी। सुरेश ने घबरा कर कहा, भाई मैंने कहा था ना, कुछ गड़बड़ है, चलो वापस चलते हैं। मैं असमंजस में था। तभी अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। मैं लाख कोशिशों के बाद भी ट्रक स्टार्ट नहीं कर पाया। चारों तरफ अंधेरा और बारिश का शोर था। महिला ने फिर से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब कुछ नहीं हो सकता। आवाज में ऐसी ठंडक थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी सिहर गई। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। सुरेश ने चिल्लाते हुए कहा, भाई ये इंसान नहीं है, ये कोई आत्मा है। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। सुरेश भी मेरे पीछे पीछे भागा। हम दोनों ट्रक से दूर भागने लगे, लेकिन बारिश और अंधेरे में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जंगल के बीच कहीं से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। वह महिला अब ट्रक से बाहर आ चुकी थी। उसने हमें घूरते हुए कहा, यह मेरी जगह है, यहां से कोई जिंदा नहीं जा सकता। मैं और सुरेश जंगल की ओर भागे जा रहे थे। बारिश अब तेज हो चुकी थी और हर कदम के साथ फिसलन बढ़ती जा रही थी। पीछे से महिला की अजीब सी हंसी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारे और करीब आ रही हो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपने कानों में उसकी ध्वनि सुनाई दे रही थी। सुरेश ने घबरा कर कहा, भाई हम कहां भाग रहे हैं, ये रास्ता कहां ले जाएगा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास खुद इसका जवाब नहीं था। चारों तरफ अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट के बीच केवल हमारी भागने की आवाज और वह भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। कुछ देर भागने के बाद हम एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए। मेरी सांस फूल रही थी और सुरेश की हालत मुझसे भी खराब थी। भाई वो औरत क्या थी? वो इंसान नहीं हो सकती, सुरेश ने कांपती आवाज में कहा। मैंने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से किसी तरह निकलना होगा। ट्रक तो वहीं रह गया। तभी हमारे ठीक पास किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सुरेश ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। भाई वो यहां भी आ गई, उसने कांपते हुए कहा। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा और वहां वही महिला खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते, उसने ठंडी और भयानक आवाज में कहा। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो और हमें क्यों परेशान कर रही हो? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, वह बस हमारे करीब आती जा रही थी। सुरेश ने अचानक मुझसे कहा, भाई भागो, मत देखो पीछे। हम दोनों फिर से दौड़ने लगे। अब तक मेरे पैर थक चुके थे, लेकिन डर ने मुझे रुकने नहीं दिया। बारिश और तेज हो गई थी। रास्ता फिसलन भरा था और हर तरफ घना जंगल था। कुछ दूर भागने के बाद हमें एक झोपड़ी दिखाई दी। वह जगह पुरानी और जर्जर लग रही थी, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हमने झोपड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर घुस गए। अंदर अंधेरा था, केवल बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसे जलाया। झोपड़ी में बहुत पुरानी चीजें पड़ी थीं, टूटी हुई चारपाई, दीवारों पर फटे पोस्टर और जमीन पर सूखी घास। सुरेश ने दरवाजा बंद कर दिया और कांपती आवाज में कहा, भाई अब क्या करेंगे? वो यहां भी आ जाएगी। हिम्मत रख सुरेश, हो सकता है वह यहां तक ना आए। मैंने कहा, लेकिन सच कहूं तो मैं खुद इतना ही डरा हुआ था। हम झोपड़ी के कोने में बैठ गए। मेरी टॉर्च की रोशनी झोपड़ी के अंदर घुमा रही थी। तभी मेरी नजर झोपड़ी की दीवारों पर गई। वहां किसी ने लाल रंग से अजीब निशान बना रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तांत्रिक क्रिया के संकेत हों। भाई ये क्या है? सुरेश ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। पता नहीं, लेकिन यह जगह ठीक नहीं लग रही। तभी अचानक झोपड़ी का दरवाजा जोर से खटखटाने लगा। हमने दोनों तरफ देखा, बाहर कोई था। हमारी सांसें रुक गईं। दरवाजा खोलो, एक भयानक आवाज गूंजी। वह आवाज उसी महिला की थी। भाई हम मारे जाएंगे, सुरेश चिल्लाया। चुप रहो और यहां से कोई रास्ता खोजो, मैंने कहा।
हमने जल्दी जल्दी झोपड़ी में इधर उधर देखा। तभी झोपड़ी के पिछले हिस्से में एक खिड़की नजर आई। मैंने सुरेश से कहा, इस खिड़की से निकलते हैं, जल्दी। सुरेश ने खिड़की खोली और हम दोनों बाहर कूद गए। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, हमें महसूस हुआ कि हम फिर से उसी जगह आ गए हैं जहां हमारा ट्रक खड़ा था। ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन उसका इंजन अभी भी बंद था और वह महिला ट्रक के पास खड़ी थी। उसने हमारी ओर देखा और कहा, तुम यहां से बचकर कहीं नहीं जा सकते, यह तुम्हारी आखिरी रात है। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने सुरेश से कहा, ट्रक की तरफ भागो, कोशिश करते हैं, शायद वह स्टार्ट हो जाए। हम दोनों दौड़कर ट्रक के पास पहुंचे। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। सुरेश पीछे देख रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, भाई वो पास आ रही है। मैंने पूरी ताकत लगाकर इंजन चालू किया। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने बिना समय गंवाए गियर बदला और ट्रक को तेज गति से चलाना शुरू कर दिया। महिला ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसकी आवाज हमारे कानों में गूंज रही थी, लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। ट्रक तेजी से सड़क पर दौड़ रहा था। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में केवल एक ही बात थी, इस जगह से जितना जल्दी हो सके दूर निकलना। कई किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार हम एक चौराहे पर पहुंचे जहां कुछ लोग खड़े थे। मैंने ट्रक रोका और उनसे मदद मांगी। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम लोग किस रास्ते से आ रहे हो? मैंने उन्हें रास्ता बताया। यह सुनते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तुम लोग बच गए, वह रास्ता शापित है, वहां कई लोग गायब हो चुके हैं। मैंने उन्हें महिला के बारे में बताया। उन्होंने कहा, वह आत्मा है, कई साल पहले उसकी हत्या उसी जंगल में हुई थी, तब से वह उस जगह पर भटक रही है और वहां जाने वालों को मार डालती है। तुम लोग किस्मत वाले हो जो बचकर आ गए। यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ गई। सुरेश के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। हमने वहां से रायपुर तक का सफर बिना किसी बात के तय किया। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। पता नहीं उस दिन हमें कौन सी ताकत बचा लाई, लेकिन एक बात तय है, उस जगह पर मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। रायपुर पहुंचने के बाद भी हमारा मन बेचैन था। गोदाम में सामान उतारने के बाद मैंने और सुरेश ने चाय की दुकान पर बैठकर राहत की सांस ली, लेकिन हम दोनों खामोश थे। वह डरावनी रात हमारे दिमाग में अब भी घूम रही थी। भाई, ये सब क्या था? सुरेश ने चाय का कप थामे कांपती आवाज में कहा, सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन एक बात तय है, वो कोई आम औरत नहीं थी। मैंने जवाब दिया। सुरेश ने कहा, भाई, अगर वो आत्मा थी तो हम बच कैसे गए? उसने हमें छोड़ क्यों दिया? यह सवाल मेरे दिमाग में भी घूम रहा था। उस महिला की चेतावनी, ट्रक का बंद हो जाना और फिर उसका अचानक स्टार्ट हो जाना, यह सब सामान्य नहीं था। तभी चाय की दुकान वाले ने हमारी बातचीत सुन ली। वह हमारी ओर आया और बोला, भाई साहब, आप लोग जिस रास्ते की बात कर रहे हो वो जंगल वाला रास्ता है ना? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। हां, तुम जानते हो उस रास्ते के बारे में? वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा रहस्य था। उसने धीमे स्वर में कहा, जानता हूं, यहां के लोग उस रास्ते को मृतक मार्ग कहते हैं। वहां जाने वाले बहुत से लोग कभी वापस नहीं लौटे। कहते हैं कि वहां एक आत्मा का वास है जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। सुरेश ने डरते हुए पूछा, लेकिन हम बच कैसे गए? चाय वाले ने सिर खुजलाते हुए कहा, कौन जानता है, शायद आपकी किस्मत ने आपको बचा लिया हो, या शायद उस आत्मा को कुछ और चाहिए था। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने उसे और कुछ नहीं कहा। हम चाय खत्म कर अपने ट्रक की तरफ लौट आए। उस रात जब मैं लॉज में सोने की कोशिश कर रहा था तो मुझे अजीब से सपने आने लगे। सपनों में वही महिला थी। वह घने जंगल में खड़ी मुझे बुला रही थी। उसका चेहरा वैसा ही भयानक था जैसा मैंने उस रात देखा था। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, तुम बच नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। हड़बड़ाकर मेरी नींद खुल गई। मैंने कमरे में इधर उधर देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरे मन का डर बढ़ता जा रहा था। सुबह होते ही मैंने सुरेश को यह सब बताया। उसने कहा, भाई, हमें किसी पंडित या तांत्रिक से मिलना चाहिए। यह सब सामान्य नहीं है। वो आत्मा हमें छोड़ने वाली नहीं लगती। हमने रायपुर के बाहरी इलाके में एक प्रसिद्ध तांत्रिक के बारे में सुना। लोग कहते थे कि वह ऐसी समस्याओं का समाधान कर सकता है। मैंने और सुरेश ने तय किया कि हम उससे मिलेंगे। तांत्रिक की कुटिया में घुसते ही माहौल गंभीर हो गया। वहां धूप और जड़ी बूटियों की महक थी।
तांत्रिक ने हमारी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हो। वह आत्मा अब तुमसे जुड़ गई है। जुड़ गई है, इसका क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। तांत्रिक ने गहरी आवाज में कहा, उसका मकसद तुम दोनों को मारना नहीं था। वह चाहती है कि तुम उसकी मौत का बदला लो। बदला? लेकिन हम कैसे? सुरेश ने पूछा। तांत्रिक ने समझाया, वह आत्मा उस जंगल में मारी गई थी। उसकी हत्या करने वाले आज भी जिंदा हैं। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती जब तक उसका बदला पूरा न हो। वह तुम दोनों को इसलिए जिंदा छोड़ गई क्योंकि उसने तुम्हें अपना संदेशवाहक चुना है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तांत्रिक ने हमें उस रास्ते की सच्चाई पता करने के लिए कहा। उसने कहा कि हमें उस जंगल में दोबारा जाना होगा और उस आत्मा की कहानी जाननी होगी। सुरेश ने मुझसे कहा, भाई, मुझे नहीं लगता कि हमें वहां वापस जाना चाहिए, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे महसूस हो रहा था कि जब तक मैं इस गुत्थी को सुलझाऊंगा नहीं, ये डरावनी छाया हमारे साथ बनी रहेगी। अगले दिन मैंने सुरेश को तैयार किया और हम उस रास्ते पर फिर से निकल पड़े। इस बार दिन का समय था। जंगल का रास्ता अब भी वैसा ही सुनसान था। जब हम उस जगह पहुंचे जहां ट्रक बंद हुआ था, तो मैंने ट्रक रोका। हमने आसपास का मुआयना किया। वहां की मिट्टी में कुछ निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रस्सी या किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। तभी हमें पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी झोंपड़ी दिखाई दी। हमने वहां जाने की हिम्मत की। झोंपड़ी के अंदर कुछ पुराने कपड़े, खून के धब्बे और एक जली हुई डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मेरा नाम सावित्री है। मुझे इस जंगल में इन लोगों ने मारा। मेरी चीखों को किसी ने नहीं सुना। मेरी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक इन दरिंदों को सजा नहीं मिलेगी। डायरी में सावित्री के साथ हुए अत्याचारों का विवरण था। वह एक गरीब महिला थी जिसे कुछ स्थानीय गुंडों ने इस जंगल में घसीट कर मारा था। उनके नाम भी डायरी में लिखे थे। डायरी लेकर हम तांत्रिक के पास लौटे। उसने हमें कहा, अब तुम्हें पुलिस के पास जाना होगा, लेकिन ध्यान रहे यह काम जल्दी करो, वरना वह आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। हमने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। डायरी के सबूत और हमारे बयान के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। कुछ दिनों बाद उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही यह खबर आई, उसी रात मैंने एक सपना देखा। सपने में वही महिला थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने मेरी ओर देखा और कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। उस घटना के बाद मैं और सुरेश उस रास्ते पर कभी नहीं गए, लेकिन आज भी जब मैं ट्रक चलाता हूं और रात होती है तो मुझे उस महिला की याद आ जाती है। मैं समझ चुका हूं कि यह दुनिया जितनी साधारण दिखती है उतनी है नहीं, और कभी कभी हमें उन आत्माओं की मदद करनी पड़ती है जो अपनी बात कहने के लिए किसी को खोज रही होती हैं। यह कहानी मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। इंसान की इंसानियत कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, चाहे हालात कितने भी भयानक क्यों